साथियों, ऐसा क्या हुआ था जो एक औरत बन गई एक बच्चों की माँ। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक बंदर से ही एक बच्चे की माँ बन जाती है। आइए साथियों, इस कहानी को विस्तार पूर्वक शुरू से एंड तक देखते हैं और आपको जब ही पता चलेगा जब आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं तो साथियों आपके लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। आखिर ऐसी उस स्त्री पर कौन सी मजबूरी होगी या कौन सा श्राप था जिसके चलते साथियों वह एक बंदर की मां बन जाती है। आइए साथियों विस्तार पूर्वक समझते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए साथियों देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आइए साथियों इस कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर जान लेते हैं कि यह एक चमत्कारी रहस्य है या लोगों का भ्रम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी कहानी के लिए। साथियों यह बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। साथियों ऐसा मान के चलो वह पति जो था वह उस स्त्री को कभी भी नहीं देख सकता था। हर समय साथियों वह लड़ाई झगड़े किया करता था। ऐसा साथियों मान के चलो कि उसका पति जो था वह अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल भी नहीं समझता था साथियों। लेकिन वह उसकी औरत जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह साथियों लोगों की हमेशा मदद किया करती थी। लेकिन साथियों उससे इसके लिए बिल्कुल भी यह फर्क नहीं पड़ता था कि आखिर मेरा पति मुझे नहीं समझता है। वह हमेशा साथियों दूसरों को ही भलाई में लगी रहती थी। अब तो साथियों उसका पति जो था वह उसको छोड़ करके परदेश चला गया था और साथियों उसकी पत्नी को या उसका पति परदेश जाता या उसका पति उसके गांव में ही रहता, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि साथियों उसका पति होता तब भी वह उसे नहीं समझता था। तो साथियों वह सुमन जो थी वह इसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहा करती थी कि आखिर मेरा पति मुझे क्यों नहीं समझता है। ऐसे ही साथियों समय बीतता गया। साथियों पति के विदेश जाने के बाद में उसने अपना गुजारा खुद ही चलाना चाहा और वह अपना गुजारा स्वयं चलाने लगी। जब तक साथियों एक बात और थी, जब तक उसका पति सही सलामत रहता था वह अपनी पत्नी से हमेशा प्रेम किया करता था। तब तक साथियों गांव वालों ने भी उससे कुछ नहीं कहा था। लेकिन साथियों जैसे ही उसका पति बदला तो साथियों उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई। ऐसे ही साथियों जब उसका पति परदेश चला गया तो वह और भी ज्यादा पूरी तरह बदल गई साथियों। और साथियों उसमें एक बात और थी कि उस स्त्री की कोई भी संतान नहीं हुई थी, क्योंकि साथियों उसका पति उससे प्रेम नहीं करता था। लेकिन साथियों अब उसके पति के परदेश जाने के बाद में और पति का व्यवहार बदलने के बाद में उस सुमन को कोई भी चाहने वाला नहीं था। वह एक तरफ से साथियों सुमन अकेली पड़ गई थी। लेकिन साथियों वह अपने घर में अकेली रहती थी। उसे इसी बात की भी टेंशन नहीं थी कि लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। लेकिन साथियों वह अपने कामकाज पर ध्यान दिया करती थी। साथियों ऐसे ही समय बीतता गया। उसी गांव का एक राजा था जो साथियों राजा हर किसी की मदद किया करता था। और एक समय की बात है साथियों उस राजा की नज़र उस स्त्री पर पड़ जाती है। तो साथियों जैसे ही उस राजा की स्त्री पर नजर पड़ती है तैसे ही मानो कि साथियों पैरे तले जमीन खिसक गई हो। इतनी खूबसूरत स्त्री उसने पहले कभी ना देखी हो। तो ऐसा मान के चलो साथियों वह उसके लिए दिल दे बैठा था। लेकिन साथियों उसका कोई भी नहीं था। तो उसके लिए साथियों कुछ बाहर का भी काम करना पड़ता था, जैसे कि बाजार जाना साथियों और भी सामान खरीद कर लाना। तो एक समय की बात है वह कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। तभी साथियों उसी रास्ते में चलते चलते एक पेड़ के नीचे साथियों घायल अवस्था में पड़ा हुआ बंदर पर पड़ जाती है साथियों। जैसे ही साथियों उस स्त्री की नजर उस बंदर पर पड़ती है साथियों उस बंदर के आसपास कोई भी नहीं था और वह साथियों उस बंदर के लिए ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी।
तभी साथियों उसने दया दिखाते हुए वह सुमन स्त्री जो थी वह उस बंदर के लिए अपने घर ले आती है और साथियों कुछ दवाई कराने लगती है, उसके जख्म पर मल्लिम पट्टी करने लगती है। अब तो साथियों वह बंदर धीरे धीरे सही होने लगा और साथियों वह बंदर उस सुमन स्त्री के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल चुका था। अब तो साथियों उस स्त्री के पास वह बंदर पूरी तरह से घुल मिल जाता है। अब तो ऐसा मान के चलो साथियों उसका एक मित्र बन चुका हो और उसे किसी की जरूरत भी ना हो साथियों। लेकिन साथियों एक बात आपके लिए और बता दें, वह गांव के लोग जो थे उन्होंने उस बंदर के लिए कभी भी नहीं देखा था। वह हमेशा घर के अंदर ही रहा करता था। यह बात साथियों गांव वालों के लिए एक रहस्य बन चुकी थी कि आखिर यह पति के बिना इतनी खुश क्यों रहा करती है। धीरे धीरे साथियों गांव के लोग भी उस पर नजर रखने लगे, लेकिन साथियों उसे यह भी अफसोस होने लगा कि गांव के लोग जो हैं वह मुझ पर निगाह बनाकर रख रहे हैं। जब साथियों वह अपने घर से गांव से बाहर निकल कर जाती तो उस गांव के लोग जो थे वह उस स्त्री को देख करके सर नीचे झुका लिया करते थे। लेकिन साथियों एक उसमें से व्यक्ति ऐसा था जो उसे घूरता ही रहता था। वह साथियों और कोई ही नहीं बल्कि उसी गांव का राजा था। वह बहुत ही अमीर था साथियों। वह हमेशा उस स्त्री को पाने की सोचता था क्योंकि साथियों वह उसे मोहित करने में सफल होना चाहता था, क्योंकि साथियों वह उस पर मोहित हो चुका था। लेकिन साथियों उस राजा के पास इतनी धन दौलत थी कि वह किसी को भी खरीद सकता था और साथियों उसके पास पहले से भी कई स्त्रियां ऐसी थीं जो साथियों उसके धन के चक्कर में उसके ही घर पड़ी रहती थी। लेकिन साथियों उस सुमन स्त्री के लिए तो दौलत की कोई भूख नहीं थी। साथियों एक समय की बात है, उस राजा ने अपने एक सैनिक को एक पत्र दिया और कहा कि जाओ उस स्त्री के लिए पहुंचा करके आओ। तभी साथियों उस पत्र में लिखा था कि वह उससे मिलना चाहता है। लेकिन साथियों उस स्त्री ने उस राजा के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि मैं किसी अजनबी से नहीं मिलती, चाहे वह राजा हो या हो कोई फकीर। मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ थे, लेकिन वह बदल गए हैं, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे पति के बदलने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इससे मैं ऐसा नहीं कर सकती जो कि मेरे पति मुझसे बदले हैं तो मैं भी उनकी तरह बदल जाऊं। खैर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। तभी साथियों वह सैनिक ने यह जवाब उस राजा को दिया तो साथियों वह आग बबूला हो जाता है। आंखें साथियों तन मन हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि साथियों उसकी आंखों में पानी की जगह साथियों खून छलक रहा हो। अब तो साथियों उसके अहंकार पर चोट लग चुकी थी। वह सोचने लगा कि आज तक मुझे किसी स्त्री ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया था और यह भला कौन होती है मुझे मना करने वाली। मैं चाहता तो इसे दौलत से खरीद सकता था, लेकिन यह तो मुझे ही ठुकरा रही है। इसे तो मैं किसी भी हाल में अपना बनाकर ही रहूंगा। तभी साथियों गुस्से में वह राजा उस स्त्री के द्वार पर खुद ही पहुंच जाता है। और साथियों उस स्त्री के द्वार पर पहुंचने के बाद में वह उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी साथियों अंदर से आवाज आती है, कहने लगती है कौन है। तभी साथियों वह राजा कहने लगता है कि मैं इस राज्य का राजा, सबसे अमीर राजा हूं और मैं खुद तुम्हारे घर तक चलकर आया हूं। तभी साथियों वह सुमन स्त्री ने बिल्कुल शांत मूड में आकर के जवाब दिया और कहा कि आप चाहे राजा हो या हो कोई फकीर, मैं किसी से नहीं अजनबी आदमी से मिलती हूँ, लेकिन तुम इस समय यहाँ से चले जाओ। तभी साथियों वह राजा वहाँ पर जिद पर अड़ा रहा। वह साथियों कहने लगा कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा। यह सुनकर के साथियों उस स्त्री का खून खौल उठता है। तभी साथियों उस सुमन स्त्री ने इतना सुना तो वह कहने लगी, क्या तुम मुझसे अवैध संबंध बनाना चाहते हो?
तो इससे पहले मुझसे आप शादी ही ना कर लो। तभी साथियों वह राजा कहने लगा, हंसता हुआ कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता हूँ। मेरी पहले से ही 5 पत्नियां हैं, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। तभी साथियों वह स्त्री आग बबूला हो जाती है और साथियों दरवाजा खोलकर कहने लगती है कि शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्या तुम मुझे अपनी रखैल बनाना चाहते हो? मैं बिकने वाली चीज नहीं हूँ। तुम्हारी दौलत से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम यहाँ से चले जाओ और अब दोबारा तुम इस घर के दरवाजे पर बिल्कुल भी मत आना। अब तो साथियों उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वह कहने लगा कि आज तक मैं इस तरह बेइज्जत नहीं हुआ हूँ, लेकिन इस स्त्री ने तो मुझे आज बेइज्जत कर दिया है। और वह यही सोच रहा था कि इस औरत के लिए तो मैं किसी भी हाल में पाकर ही रहूंगा। इसके बाद साथियों उस राजा ने उस सुमन स्त्री से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन साथियों वह इसी तरह टाल देती थी। साथियों उसके ठुकरा जाने के बाद में उस राजा का जुनून और ज्यादा बढ़ता गया। वह किसी भी कीमत पर इस स्त्री के लिए वह हासिल करना चाहता था। तभी साथियों उस राजा ने सोचा कि यह मेरी दौलत पर झुकने वाली नहीं है। तभी साथियों उस राजा ने एक ऐसी चाल चली जो बहुत ही खतरनाक थी। वह सोचने लगा कि मैं अपने सैनिकों को भेज करके उस सुमन स्त्री के लिए अपने द्वार पर उठवा लूंगा। तभी साथियों जैसे ही उस राजा ने अपने 6-7 सैनिक आधी रात करे उस स्त्री के पास में भेजे, तो जैसे ही साथियों उस स्त्री के लिए वह छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे, तो साथियों उनके साथ में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उन सैनिकों के लिए ऐसा महसूस हुआ कि घर में कोई और भी है। अचानक साथियों उन सैनिकों पर हमला होने लगा। अब तो साथियों उसे बंदर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वह सोच रहे थे इस घर में कोई ऐसी शक्ति है जो हम पर अचानक से हमला कर रही है। अब तो साथियों सब डर से तड़प करके वह दौड़ते हुए उस राजा के पास में पहुंच जाते हैं और उस राजा से कहने लगते हैं कि हे राजन, वह स्त्री अकेली नहीं है, उसके पास कुछ ऐसी शक्ति है जो उसका हर समय साथ देती है। हमें किसी ने पकड़ करके घर से बाहर फेंक दिया है और ऐसा लग रहा था कि हमें वह बहुत ही मार रहा हो और हम पर बहुत ही जबरदस्त हमला हुआ है। अब तो साथियों वह राजा और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वह सोचने लगा कि अब तो जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो साथियों उस राजा ने अपने और मित्र 3 इस साजिश में शामिल कर लिए। तभी साथियों उस स्त्री के बारे में वह राजा सब कुछ अपने तीनों मित्रों को बता देता है और कहने लगता है कि इस गांव में एक महिला रहती है, वह अत्यंत ही खूबसूरत है और अब समय यह आ गया है कि हम उसके ऊपर एक ऐसा जाल बुने जो कि वह इस गांव को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अब तो साथियों उन तीनों ने मिलकर के यह फैसला किया कि अब तो वह उसके चरित्र पर कुछ दाग लगाएंगे जिससे वह बेइज्जत होकर के इस गांव से चली जाएगी। अब तो साथियों उस राजा ने गांव के लोगों के लिए बहकाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अरे क्या तुम इस सुमन स्त्री को जानते हो? जब से इसका पति इसे छोड़ करके गया है तब से यह बहुत चालाक हो चुकी है। यह दिखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, यह किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। साथियों धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी और गांव के लोग जो थे वह उस राजा की बातों में आने लगे। साथियों अब तो साथियों धीरे धीरे जैसे ही लोग वह उसकी इज्जत किया करते थे, अब वही लोग साथियों उसके लिए ताने मारने लगे। अब तो साथियों हद तो जब हो जाती है, उस राजा ने मिलकर अपने दोनों मित्रों के साथ में एक ऐसी हरकत कर दी। अब तो साथियों उस राजा ने और उसके मित्रों ने साथियों गांव के लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसके घर में एक बंदर रहता है और उसी बंदर से साथियों वह उस बंदर की मां बनने वाली है। वह औरत अब पागल हो चुकी है, वह एक बंदर को पाल रही है और साथ ही साथ उसी बंदर के पल रहे बच्चे को भी अपने पेट में पाल रही है। अब तो उस बंदर से ही वह मां बनने वाली है। अब तो साथियों उस राजा की हर एक बात गांव वालों ने मान ली। अब तो साथियों गांव के लोग भी उस स्त्री को बहुत ही ताना देने लगे, यहाँ तक कि साथियों उसका घर जलाने की बात भी करने लगे कि ऐसी स्त्री के लिए हमारे गांव में रुकना अनिवार्य है।
जब साथियों उस स्त्री ने ऐसी बातें सुनी तो उस रात साथियों वह स्त्री रो रो करके भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, तूने मुझे कैसा जीवन दिया है और आज तूने मुझे किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। इससे पहले यह अच्छा होता कि ऐसी बातें सुनने से पहले तू मुझे उठा लेता। अब तो साथियों उन्होंने सभी गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि यह स्त्री जो है वह अंधेरे में कुछ टोटके वगैरह करा करती है। हमें इस स्त्री के लिए अभी गांव से निकालना होगा, अन्य इसका प्रभाव पूरे गांव पर पड़ सकता है। अब तो साथियों गांव के लोग भी उस राजा की बातों में आ चुके थे। अब उसका फैसला साथियों उसी राजा को ही करना था। तभी साथियों वह राजा फैसला करने ही वाला था। तभी साथियों गांव के कुछ बुजुर्ग कहने लगे कि अरे हे राजन, तुम रुक जाओ और उस स्त्री के लिए बुलाने दो, आखिर हम भी तो जाने तुम्हारी बात में भी कितनी सच्चाई है। तभी साथियों सभी बुजुर्गों ने मिलकर उस स्त्री को बुलाया और सभा में उससे भी कुछ बातचीत की और कुछ बुजुर्ग लोग साथियों उस स्त्री से कहने लगे कि हे बेटी, हम तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमें सिर्फ आप इतना बता दो कि जो आपके घर में पल रहा है बंदर, उस बंदर से आपका अनैतिक कोई संबंध है। अब तो साथियों उस सुमन स्त्री की आंखों में आंसू झलकने लगे और वह कहने लगी, हे बुजुर्ग भाइयों, यह तो सरासर झूठ है। यह बंदर जो है यह मुझे तो मेरे बच्चे ही जैसा है और मैंने अपने बच्चे ही जैसी इसकी टहल की है। एक बार मैं एक जंगल से गुजरती हुई कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही थी, तभी मुझे यह बंदर घायल अवस्था में मिला था और तब से ही मैंने देखभाल इसकी एक बेटे जैसी की है। क्या एक माँ के लिए अपने बच्चे से भी प्यार करना एक कलंक बन चुका है? तभी साथियों वह बुजुर्ग लोग जो थे वह उसकी सच्चाई को समझ चुके थे। तभी साथियों वह बुजुर्ग लोग चाहते थे कि सभी के सामने इस राजा का चेहरा बेनकाब हो। तभी साथियों वह बुजुर्ग जो थे उस राजा को बुला करके अपने पास और उससे कहने लगते हैं कि हे राजन, आप तो एक राजा हो और हम नहीं चाहते कि आप पर कोई कलंक लगाएं, और आप मुझे एक बात बता दो कि क्या आपने देखा है बंदर कितना बड़ा है? तभी साथियों वह राजा घबरा जाता है और साथियों उसने कभी भी बंदर नहीं देखा था कि आखिर उस सुमन के घर पर कितना बड़ा बंदर है। अब तो साथियों उसके साथी वे जो थे, जो मित्र थे, वह भी भयभीत रह जाते हैं, क्योंकि साथियों उसके मित्र ने भी यह दृश्य नहीं देखा था कि आखिर बंदर कितना बड़ा है। अब तो साथियों यह सब कुछ साफ हो चुका था कि यह झूठ बोल रहे हैं। तभी साथियों वह बुजुर्ग उस बंदर से कहने लगे, हे बंदर, जिस स्त्री ने आपके लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वो ही स्त्री आपके कलंक से इस गांव में बेइज्जत हो रही है और आज तेरे लिए सब कुछ बताना होगा कि आखिर यह महिला दोषी है या नहीं है। तभी साथियों गांव वाले से सोचा था कि यह बंदर तो एक जानवर है, यह कैसे बोल सकता है और आखिर यह कैसे गवाही देगा। अब तो साथियों वह बंदर जो था वह अचानक से बोल उठता है और कहने लगा कि जिस दिन यह मुझे उठा करके ले आई थी, उस दिन तो मुझे ऐसा मानो कि एक नया जन्म मिल गया हो। यदि यह उस दिन मुझे उठाकर नहीं लाती तो ऐसा मानो कि मेरी उसी दिन मृत्यु हो जाती और यह मेरे लिए अपने बच्चों की ही तरह पालती है। लेकिन यह राजा और इसके मित्र जो हैं, ये लोग इसके लिए बदनाम कर रहे हैं। बदनाम तो बुरे खुद हैं और बुरे इसे बनाने की सोच रहे हैं। और साथियों यहाँ तक कि उस बंदर ने उस राजा के बारे में सब कुछ बताया कि आखिर यह स्त्री के लिए पाना चाहता है, और जब इसने इनकार कर दिया है तो साथियों यह ऐसी चालें चल रहा है। तभी साथियों इतनी बात सुनकर के वह गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बहन के साथियों ऐसा मान के चलो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तो साथियों गांव वालों के भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस बंदर ने कैसे बोल के हमें सब कुछ बता दिया है। अब तो साथियों उन बुजुर्ग लोगों ने सभी गांव वालों को कहा कि अब कुछ साबित होने को रह गया है। अब तो आपको सबको समझ में आ चुका है कि यह स्त्री निर्दोष है, कि इन तीनों दरिंदों ने इसके ऊपर अपना जाल बिछाना चाहा और इसने इनकार किया तो इसे दोषी ठहराया था। ऐसे दुष्ट लोगों के लिए गांव में कोई भी जगह नहीं है। अब तो साथियों गांव वालों ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए तो गांव में रहना मुश्किल नहीं है, असंभव है। ऐसे लोगों को तो
चाहे राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई फकीर हो, उसके लिए गांव में रहना सही नहीं है। ऐसे लोगों को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। अब तो साथियों उस राजा को गांव से जाने से मजबूर कर दिया साथियों। अब तो साथियों उस स्त्री ने अपने आंसू पोंछे और वह कहने लगी कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, चाहे कैसे भी हो। अब तो साथियों गांव वालों ने उसकी माफी मांगी और गांव वाले अब तो पहले से ज्यादा उसका ध्यान रखने लगे साथियों। वह स्त्री जो थी वह अपने बंदर के साथ में अपने घर में साथियों बहुत ही खुशी से रहने लगी। अब तो साथियों वह अकेली नहीं थी, उसके साथ में पूरा गांव था। और सबसे बड़ी बात साथियों यह थी, अब उसका पति परदेश से लौट के आ चुका था और यह सब बातें सुनकर के अब उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है साथियों। अब तो साथियों उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है। अब तो साथियों पहले से ज्यादा उसका पति उससे प्रेम किया करता था और दोनों साथियों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। साथियों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को साथियों दबाया जा सकता है और मगर झूठ को कभी नहीं दबाया जा सकता। क्योंकि साथियों किसी ने कहा है कि एक दफे को सत्य छुप जाता है लेकिन झूठ किसी का नहीं छुपता है। झूठ एक ना एक दिन किसी न किसी के सामने साथियों आ ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज साथियों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को, इस वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।